Students, we will discuss about the important news. First news regarding the इंडिया यूके के पर्सपेक्टिव से है। ग्लोबल फिनटेक फीस्ट में पार्टिसिपेट करने के लिए यूके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। उनके द्वारा कहा गया कि जुलाई के मंथ के समय इंडिया और यूके ने जिस ट्रेड डील को साइन किया था, आने वाले समय में बोथ कंट्रीज का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसको अचीव करने के अंदर वो ट्रेड डील है एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, आपको हमारे कंट्री का जो इकोनॉमिक ग्रोथ का जो ऑब्जेक्टिव है उसके बारे में जानकारी होना चाहिए। 2028 तक हमारी कंट्री को थर्ड लार्जेस्ट ग्लोबल इकोनॉमी के रूप से इस्टेब्लिश होना है। अब आप देखिए कि थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमिक ग्रोथ का जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसको अचीव करने के अंदर ट्रेड डील किस तरीके से एक इम्पोर्टेंट रोल को प्ले करेगा। 99% के आसपास जो एक्सपोर्ट यूके के लिए हुआ करता है वो टैरिफ फ्री जो एक्सपोर्ट है वो कैरी आउट होगा। हमारा जो एमएसएमई का जो सेक्टर है, जो स्मॉलर इंडस्ट्रीज हैं, उसको भी आप देखिए कि सपोर्ट है वो यहाँ पे इस ट्रेड डील के थ्रू प्रोवाइड होगा। तो आप देखिए कि ट्रेड होगा तो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो भी कैरी आउट है वो किया जाएगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, ये जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है इंडिया और यूके का, इसके कुछ बेसिक प्रोविजंस के बारे में अगर हम रीड करें, जुलाई के मंथ के समय इस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को साइन किया गया था। इसका नेम है कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट। कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक एंड ट्रेड एग्रीमेंट जो किसके बिटवीन में साइन हुआ है, इंडिया और यूके का। आने वाले 10 ईयर का जो रोड मैप है वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। आने वाले 10 ईयर का जो रोड मैप है वो दिया गया है इस डॉक्यूमेंट के अंदर में। और आप देखिए कि 2035 तक इंडिया यूके का जो पार्टनरशिप है उसका भी विजन डॉक्यूमेंट है। 2035 तक इंडिया यूके के पार्टनरशिप का विजन डॉक्यूमेंट है। अब बेसिक यहाँ पे जो प्रोविजंस हैं उनके बारे में हम रीड करेंगे। कौन कौन से ऐसे प्रोविजन हैं जो इस ट्रेड डील के अंदर में इंक्लूडेड हैं, किन एरियाज में मोर कोऑपरेशन है उसको शो किया गया है। और ग्लोबल कंटेक्स्ट के अंदर में प्रेजेंट समय में इस तरीके का जो ट्रेड डील है, जो कोऑपरेशन है बोथ कंट्रीज का, वो क्यों जरूरी है। तो ग्लोबल कंटेक्स्ट में आप फर्स्ट टाइम यहाँ पे देखिए कि जो यूएस के जो पॉलिटिकल लीडर हैं उनके द्वारा जिस तरीके से अनसर्टेनिटी का जो सिचुएशन है उसको क्रिएट किया गया है, ग्लोबल इन्वायरमेंट है वो एक डिस्ट्रप्टिव इन्वायरमेंट आपको मिलेगा। तो जो ग्लोबल इन्वायरमेंट का जो कंडीशन है वो डिस्ट्रप्शन का सिचुएशन के अंदर में है। उस दौरान में अगर हमारे बोथ कंट्रीज इंडिया और यूके एज आप देखिए कि रिलायबल पार्टनर के रूप से सेटअप होते हैं तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे क्रिएट होता है कि आने वाले समय के अंदर में मोर कोऑपरेशन है, मोर पार्टनरशिप है वो कैरी आउट है वो किया जा सके। इंडियन डायस्पोरा का इम्पोर्टेंस अगर हम यूके के वहाँ पे देखें तो 2.6% जो टोटल पॉपुलेशन है उसका आप देखिए कि जो प्रेजेंस है वो इंडियन पर्सन ही हुआ करते हैं। इंडिया से बिलोंग करने वाले पर्सन हैं वो उसके पार्ट हुआ करते हैं। 65,000 के आसपास जो कंपनीज हैं वो इंडियन डायस्पोरा के द्वारा ही चलाई जाती हैं यूके के अंदर में। और आप देखिए कि कंपनीज का चलाना है डेट मीन्स कि वहाँ पे जॉब क्रिएशन को कैरी आउट करते हैं। इंडियन डायस्पोरा है वो वहाँ पे जॉब क्रिएशन को कैरी आउट करता है। टैक्सेशन है उसको आप देखिए कि प्रोवाइड करते हैं गवर्नमेंट को। और वहाँ पे जो इकोनॉमिक ग्रोथ है उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट रोल है वो प्ले करते हैं। तो ग्रोथ के अंदर भी रोल है, जॉब क्रिएशन में भी रोल है, टैक्सेशन प्रोवाइड करने के अंदर भी रोल है। तो इस तरीके से इंडियन डायस्पोरा का वहाँ पे एक सिग्निफिकेंट प्रेजेंस होना, ये भी एक जो पार्टनरशिप है उसकी रिगार्डिंग में एक बेसिक फाउंडेशन का रोल है वो प्ले करता है। अगर हम इस कम्प्रीहेंसिव इकोनॉमिक जो ट्रेड एग्रीमेंट है उसके प्रोविजंस के बारे में रीड करें तो फर्स्ट आप देखिए कि जो एग्रीमेंट है वो म्यूचुअली बेनिफिट है, बोथ कंट्रीज को ये बेनिफिट है वो प्रोवाइड करेगा। डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है वो भी यहाँ पे दिया गया है। मैं डेट मीन्स कि डिफेंस का भी जो कोऑपरेशन है, डिफेंस इंडस्ट्रियल रोड मैप है वो दिया गया है। डेट मीन्स डिफेंस का जो कोऑपरेशन है वो भी यहाँ पे रहेगा। सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में आप देखिए कि इंडियन पर्सन जो कि इंडिया के अंदर में कंपनी से रिलेट करते हैं या इंडियन ओरिजिन से वो रिलेट करते हैं और यूके के वहाँ पे जॉब को कैरी आउट करते हैं, तो उनको सोशल सिक्योरिटी के रिगार्डिंग में जो कंट्रीब्यूशन करना होता है उनकी सैलरी से, तो उसका डबल बोथ प्लेसेस के ऊपर में कंट्रीब्यूशन है वो ना रहे। तो डबल जो कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन है वो यहाँ पे एग्जिस्टेंस में आया। डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन
डबल कंट्रीब्यूशन कन्वेंशन किस तरीके से रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेगा कि बोथ जगह के ऊपर में उन पर्सन्स को अपना कंट्रीब्यूशन है वो नहीं करना होगा। थर्ड, अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, इंटेलिजेंस जो प्रेजेंट समय में सिक्योरिटी के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। क्या देखिए कि प्रेजेंट समय में जो ग्लोबल डोमेन के ऊपर में डिफरेंट काइंड ऑफ जो थ्रेड्स हैं वो देखने के लिए मिलते हैं, उनको अगर हमें टैकल करना है तो सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से जो टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव है उसको कैरी आउट किया गया। टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव, टेक्नोलॉजी सिक्योरिटी इनिशिएटिव आप देखिए कि एनएसए लेवल का जो ग्रुपिंग है उसको क्रिएट करता है। एनएसए लेवल के ऊपर इंटेलिजेंस शेयरिंग है उसको ये प्रोवाइड करता है। इसके अलावा अगर हमने यहाँ पे बायलेटरल ट्रेड के बारे में ऑलरेडी हम देख चुके हैं, हमारा एक ऑब्जेक्टिव भी है बायलेटरल ट्रेड के पर्सपेक्टिव से कि 2030 तक इंडिया यूके का जो बायलेटरल ट्रेड है उसको हमें डबल करना है, 2 टाइम्स उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें स्टूडेंट्स तो वो है ग्लोबल फिनटेक समिट के बारे में। ग्लोबल फिनटेक फीस्ट भी उसको बोलते हैं, जिसके रिगार्डिंग में यूके के जो पॉलिटिकल लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आए हैं। तो आप देखिए कि जो 6th एडिशन है उसको यहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाएगा। फाइनेंशियल जो टेक्नोलॉजी का जो सिस्टम है कि कैसे जो टेक्नोलॉजी सेक्टर है उसको यूज करते हुए हम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन है, फाइनेंशियल प्रोसेस है उसको काफ़ी स्मूथली वे के अंदर में कैरी आउट है वो कर सकते। तो ग्लोबल जो फिनटेक जो समिट है या फीस्ट है उसका 6th एडिशन है, ये ऑर्गेनाइज होगा। इस 6th एडिशन के अंदर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है उसको मेन थीम के रूप से रखा गया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को कैसे हमें यहाँ पे टैकल है वो करना है। इसके द्वारा ये जो समिट है उसको ऑर्गेनाइज किया जाएगा पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो कि 2007 के समय सेटअप हुआ था, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, और आप देखिए कि जो इंडियन बैंकिंग एसोसिएशन है उनका ये बेसिकली इस्टेब्लिश इंस्टीट्यूशन है नेशनल पेमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये मेजर बोथ इंस्टीट्यूशंस हैं जिनके द्वारा ये समिट ऑर्गेनाइज की जाएगी, और भी कुछ इंस्टीट्यूशंस इसका पार्ट हैं वो यहाँ पे हैं। तो स्टूडेंट्स, क्या हमारा जो कंट्री है सिर्फ यूके के साथ में ही ट्रेड डील का जो नेगोशिएशन है उसको कैरी आउट कर रहा था पिछले कुछ समय के अंदर में, या किसी अदर अदर ग्रुप के साथ में या अदर कंट्रीज के साथ में भी हमने जो ट्रेड डील है उसको साइन किया है? इंडिया और यूएस का जो ट्रेड डील है उसके बारे में तो आप रीड कर चुके हो काफ़ी बार, जिसमें आप देखिए कि यूएस का पुश था कि इंडिया अपना एग्रीकल्चर का जो सेक्टर है उसको ओपन करे, इंडिया का जो डेयरी सेक्टर है उसको भी ओपन है वो किया जाए, बट अभी तक वो जो डील है वो एग्जिस्टेंस में नहीं आया है। लास्ट ईयर हमने एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया था, ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट था। एग्रीमेंट का जो नेम है वो क्या था? ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ये जो ट्रेड एंड इकोनॉमिक जो पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो किसके बिटवीन में था? यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के 4 कंट्रीज हैं उनके साथ में इंडिया ने ये साइन किया था। इस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट का जो इफेक्ट है या जो इम्पैक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आया है, अब ये एग्जिस्टेंस के अंदर में है। इसमें इन्वेस्टमेंट का एक प्लेज भी लिया गया था कि 100 बिलियन जो डॉलर्स हैं उसका जो इन्वेस्टमेंट है वो किया जाएगा इंडिया के अंदर में। जॉब क्रिएशन के बारे में भी यहाँ पे मेंशन है वो किया गया था इस ट्रेड एंड इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के कंट्रीज के साथ में। आपके लिए यहाँ पे एक होमवर्क है, होमवर्क आपके लिए क्या है कि जो यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं, यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन के जो 4 कंट्रीज हैं ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है, ये आपका होमवर्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से है, पाकिस्तान का जो खैबर पख्तूनवा का जो एरिया है जो कि अफगानिस्तान के साथ में एरिया शेयर करता है, वहाँ पे आप देखिए कि एक ग्रुप है, वहाँ पे एक ग्रुप है जो कि तालिबान का जो आइडियोलॉजी है उससे इंस्पायर वो ग्रुप है जिसका नाम है टीटीपी के नाम से उसको बोला करते हैं, तहरीक तालिबान पाकिस्तान। कि तालिबान जिस तरीके से वर्क को कैरी आउट किया था जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट में था उसी तरीके से इनका भी आइडियोलॉजी है तहरीक तालिबान पाकिस्तान का, जिसको पाकिस्तान के द्वारा बैन भी किया गया है। अब उनका क्लैश हुआ है पाकिस्तानी जो डिफेंस फोर्सेज हैं और तहरीक तालिबान पाकिस्तान के जो लीडरशिप है उनका जो विंग है उनके साथ में, जिसके अंदर में कुछ डेथ हैं वो बताई गई हैं, एग्जाम के लिए नहीं इम्पोर्टेंट है।
एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? एग्जाम के लिए आपको पता होना चाहिए जिस तरीके से जो तालिबान के द्वारा पावर को टेक ओवर किया गया अफगानिस्तान के अंदर, और तालिबान का ये एक जो विंग जो हुआ करता था, एचटीएस नाम का जो ग्रुप है, एचटीएस आप देखिए कि कहाँ पे हुआ करता था, सीरिया के अंदर में। एचटीएस का नाम क्या है? हयात तहरीर अल सम अलसारा नाम के जो पर्सन हैं वो इसके लीडर हैं। वहाँ पे उनके भी द्वारा भी पावर को टेक ओवर किया गया। तो आप देखिए कि ये इस तरीके से इंसर्जेंट ग्रुप्स या जो रेडिकल ग्रुप्स हैं उनके द्वारा पावर को टेक ओवर करना, टीटीपी काइंड ऑफ जो लीडर्स हैं, टीटीपी काइंड ऑफ ग्रुप्स हैं, उनके लिए एक इंस्पिरेशन का रोल प्ले करता है कि अगर आप इंसर्जेंट ग्रुप्स भी हो, आपके ऊपर में ग्लोबल सैंक्शंस हैं वो भी लगाए गए हैं, और आप इस तरीके से पावर को कैप्चर करते हो, तो कुछ समय के बाद में आपको जो अदर कंट्रीज हैं वो यहाँ पे आपको देखिए कि रिकॉग्नाइज है वो करेंगे, आपके साथ में बायलेटरल ट्रेड को कैरी आउट करेंगे, और आप गवर्नमेंट को इस तरीके से इस्टेब्लिश है वो कर सकोगे। एचटीएस के द्वारा सीरिया के अंदर में दिसंबर जनवरी के समय इसी तरीके से बशर अल असाद को रिमूव करते हुए पावर को कैरी आउट है वो किया गया था। अलसारा नाम के जो लीडर हैं, अब आप देखिए कि यूएस ने उनको बैन भी किया था और यूएस के विजिट के लिए भी जाया करते हैं। तो बेसिक आप देखिए कि इस तरीके का जो आइडियोलॉजी के जो ग्रुप्स हैं उनका आपको प्रेजेंस है वो इंक्रीज देखने के लिए मिलता है। जैसे अफ्रीका के अंदर भी M23 नाम का भी एक रेबल ग्रुप है, वो इसी तरीके से एक्टिविटीज को कैरी आउट करता है अफ्रीका के अंदर में। तो स्टूडेंट्स ये बेसिकली हमने देखा इसी एरिया के अंदर में जो खैबर पख्तूनख्वा का एरिया है जो अफगानिस्तान के साथ में बॉर्डर शेयर करता है, इस एरिया के अंदर में आप देखिए कि हिंदू कुश का जो माउंटेन रेंज है वो भी पास करती हैं, और इसी एरिया में डेट जो अर्थक्वेक का सिचुएशन है वो भी क्रिएट हुआ था, जो अफगानिस्तान का एरिया है मेजरली वहाँ पे कुछ दिनों पहले जो हमने रीड भी किया था। तो ये हमने आप देखिए कि सभी इंफॉर्मेशंस को यहाँ पे देखा। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स तमिलनाडु गवर्नमेंट के बारे में है। तमिलनाडु गवर्नमेंट के द्वारा आप देखिए कि जो कप सिरप का जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है उनके अगेंस्ट में क्रिमिनल एक्शन को कैरी आउट करने के बारे में कहा गया है कि वो वहाँ से जो मैन्युफैक्चरिंग हुआ था, डाई इथाइलिन जो ग्लाइकोल का प्रेजेंस मिला है उस कप सिरप के अंदर में, और चिल्ड्रंस का जो डेथ हुआ है, एक अनएथिकल प्रैक्टिस को भी शो करता है कि इंडियन फार्मा जो मार्केट है, इंडिया का जो फार्मा मार्केट है जिसका ग्लोबल डोमेन के अंदर में काफ़ी अच्छा प्रेजेंस है। और आप देखिए कि ऐसा ही जो कप सिरप है जो गैम्बिया के वहाँ पे जो सेंट्रल एशियन एक कंट्री है वहाँ पे भी ऐसे इंसिडेंट सामने आए थे जो इंडियन मेड जो कफ सिरप था, और उसके उसके अंदर भी डाई इथाइलिन जो ग्लाइकोल है उसी का प्रेजेंस देखने के लिए मिला था। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे अनएथिकल प्रैक्टिस के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि डब्ल्यूएचओ के द्वारा भी क्वेश्चंस हैं वो किए गए हैं, डब्ल्यूएचओ ने भी क्लियरिफिकेशन है उसको मांगा है कि कैसे यहाँ पे इस इंडस्ट्रियल सोलवेंट का यूज किया गया जो हेल्थ का जो कप सिरप है उसके अंदर में, कैसे फिक्स्ड डोज जो कॉम्बिनेशन है उसको कैरी आउट किया गया। तो ऐसे डब्ल्यूएचओ ने भी क्लियरिफिकेशन है वो यहाँ पे मांगा है, उस न्यूज़ को भी आज के ही न्यूज़पेपर में मेंशन किया गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स नोबेल प्राइज के पर्सपेक्टिव से है, फर्स्ट डे आप देखिए कि हमने मेडिसिन के प्राइज के बारे में देखा था। मेडिसिन के अंदर में हमारा जो ह्यूमन जो इम्यून सिस्टम है, ऑटो इम्यून सिस्टम, वो किस तरीके से वर्क को कैरी आउट करता है, कैसे वो बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, तो इम्यून सिस्टम के वर्किंग के बारे में था। फिर हमने स्टूडेंट्स यहाँ पे फिजिक्स के सेक्टर के रिगार्डिंग में जो प्राइज है उसको रीड किया। तो फिजिक्स के अंदर में आप देखिए कि जो 3 साइंटिस्ट हैं उनको जो प्राइज दिया गया था जो क्वांटम टनलिंग का जो कॉन्सेप्ट है उसके रिगार्डिंग। अब यहाँ पे केमिस्ट्री का जो नोबेल प्राइज है वो अनाउंस हुआ है, केमिस्ट्री का नोबेल प्राइज दिया गया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के डेवलपमेंट के रिगार्डिंग में। तो फर्स्ट आपके लिए जो क्वेश्चन यहाँ पे रेज होता है वो यही है कि जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है वो क्या है, मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है वो क्या है। बेसिकली स्टूडेंट्स आपको जो मेटल्स हैं, मेटल्स का जो बेसिक प्रॉपर्टीज हुआ करती हैं वो आपको पता होनी चाहिए। वैसे अब देखिए कि मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुआ करता है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर हुआ करता है जिसके अंदर जो मेटल आयंस हैं, मेटल आयंस एक नोड्स के रूप से सर्व करते हैं, और यहाँ पे जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स हैं वो कनेक्टर के रूप से हुआ करते हैं। तो अ, जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है वो क्या है, एक क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है जिसके अंदर में जो मेटल आयंस हैं वो नोड्स के रूप से सर्व करते हैं, और जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हैं वो कनेक्टर के रूप से यहाँ पे सर्व किया करते हैं।
आप देखिए कि रिजल्ट किस तरीके से कैरी आउट करता है, क्या इसका यहाँ पे जो इम्पैक्ट है वो रहेगा। ये जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर के अंदर में जो इंटरनल सरफेस एरिया है, इंटरनल सरफेस एरिया के अंदर में जो प्लेसेज हैं, जो स्पेस है, उसको ये शो करता है कि जो इनॉर्मियस इंटरनल सरफेस एरिया है, 1000 ऑफ स्क्वायर जो स्क्वायर मीटर पर ग्राम के अंदर में बताया गया है। एंड देयर यहाँ पे जो पोरस है वो यहाँ पे आप देखिए कस्टमाइज कर सकते हैं, अट्रैक्ट कर सकते हैं और होल्ड कर सकते हैं जो स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स हैं उसके रिगार्डिंग। तो बेसिकली जो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क है, एक पार्ट होता है जो लार्ज फैमिली है, जो कोऑर्डिनेट नेटवर्क का जो लार्ज फैमिली है उसका ये पार्ट हुआ करता है। बेनिफिट ये किसके अंदर में करता है, जो हमने यहाँ पे जो इंटरनल सरफेस एरिया के बारे में जो रीड किया है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के अंदर में, ये किस तरीके से बेनिफिट है वो करेगा। तो आप देखिए कि ये बेनिफिट यहाँ पे प्रोवाइड किया करता है, किसी भी जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है उसको अगर आपको कैप्चर करना है, वाटर का जो हार्वेस्ट करना है, डेजर्ट एयर के अंदर में अगर आपको वाटर को यूज करना है तो उसके अंदर में भी हेल्प प्रोवाइड करेगा। एयर का यूटिलाइजेशन, डेजर्ट के अंदर में वाटर को आप हार्वेस्ट कर सको जिससे कि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड को आप कैप्चर कर सको। आप देखिए कि आपको जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको स्टोर करना है, जो टॉक्सिक गैसेज हैं उनको अगर आपको स्टोर करना है तो उसके अंदर भी ये रोल प्ले करता है। जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं अगर उनको वेस्ट वाटर से उनको कलेक्ट करना है तो उसके अंदर भी एक इसका रोल हुआ करता है मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क का। और केमिकल जो रिएक्शन है उसको कैसे कैटेलाइज करना है, कैसे उसको बेटर वे में यूज करना है, उसके अंदर भी इसका रोल है वो होता है। तो ये तो बेसिकली हमने मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क के बारे में देखा, जो कि इंटरनल सरफेस एरिया के ऊपर में काफ़ी कुछ डिपेंड है वो करता है, इंटरनल सरफेस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन कंप्लीटली बताया करता है। फर्स्ट आप देखिए कि अब आपको मेटल के बारे में जानकारी होना चाहिए कि मेटल्स हैं वो होते क्या हैं। मेटल्स बेसिकली एलिमेंट हुआ करते हैं। जो मेटल हैं वो बेसिकली एलिमेंट्स हुआ करते हैं। एलिमेंट्स जिनका कि कुछ कैरेक्टरिस्ट यहाँ पे जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं एलिमेंट्स के, यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं कि वो उनका जो साइन है वो हुआ करता है कि उनके अंदर में एक साइन का जो प्रॉपर्टी है कि वो चमकते हैं। लस्टर का जो प्रॉपर्टी आपको मिलेगा, अगर उनको सीट फॉर्मेशन के अंदर में फॉर्म किया जाए तो आप देखिए कि उनका जो मेलेबिलिटी है वो भी आपको मिलेगा। डक्टिबिलिटी जो है कि उनको वायर शेप के अंदर में अगर कन्वर्ट कर दिया जाए तो वो भी किया जा सकता है। इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्टिविटी मिलेगा, हीट का जो आप देखिए कि गुड कंडक्टिविटी होता है इलेक्ट्रिसिटी और हीट का जो आपको वहाँ पे मेटल्स के अंदर। पीरियोडिक टेबल के अंदर में कहाँ पे मिलते हैं जो मेटल्स हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर में जो सेंट्रल का जो पार्ट है और जो लेफ्ट का जो पार्ट है वहाँ पे आपको मेटल्स मिलेंगे। मेटल्स का जो प्रेजेंस है वो पीरियोडिक टेबल के अंदर में हुआ करता है सेंट्रल पार्ट के अंदर में, और लेफ्ट का जो पार्ट है वहाँ पे। कुछ आपको एग्जाम्पल्स अगर बताने हों तो आयरन इसका एग्जाम्पल है, कॉपर इसका एग्जाम्पल है, एल्यूमिनियम है, एल्यूमिनियम के अलावा गोल्ड है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स हैं जो कि यहाँ पे मेटल्स के बेसिकली प्रॉपर्टीज को फिल करते हैं, उसके एग्जाम्पल्स के रूप से हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स केमिस्ट्री के नोबल के बारे में, क्या किसी इंडियन पर्सन को भी केमिस्ट्री का नोबल मिला है? यस स्टूडेंट्स, इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन थे उनको केमिस्ट्री का नोबल मिला था 2009 के समय में। 2009 के समय जो नोबल प्राइज है, इंडियन ओरिजिन के पर्सन है वी रामाकृष्णन, वी रामाकृष्णन। इनको 2009 में मिला था। इसके रिगार्डिंग में मिला था राइबोसोम का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो इन्होंने शो किया था। राइबोसोम, राइबोसोम का जो फंक्शन और स्ट्रक्चर है वो इनके द्वारा शो किया गया, इस वजह से इनको नोबेल प्राइज मिला। ये बेसिकली आप देखिए कि केमिस्ट्री के बारे में हमने यहाँ पे देखा, केमिस्ट्री के नोबेल प्राइज के बारे में देखा। नेक्स्ट अगर हम डिस्कस करें तो रसिया यूक्रेन के बारे में है। ऑलरेडी सितंबर मंथ के समय एक न्यूज है वो पब्लिश हुआ था कि कुछ इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन हैं वो वहाँ पे वॉर एरिया के अंदर में उनको डिप्लॉय किया गया है, जो कि रसिया के लिए किसी अदर अदर वर्क के लिए गए थे। लास्ट ईयर जब हमारे पॉलिटिकल लीडर रसिया के विजिट के लिए गए 2024 के समय, तो उस समय जो एग्रीमेंट साइन हुए थे उसके अंदर भी आप देखिए कि इंक्लूड किया गया था इंडियन ओरिजिन के जो पर्सन्स हैं जिनको कि वॉर एरिया में डिप्लॉय किया गया है उनको रिलीज है वो किया जाए।
आने वाले समय के अंदर भी जो रसिया के जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए आने वाले हैं दिसंबर के मंथ के समय। तो हो सके वहाँ पे आप देखिए कि जो जो पर्सन्स हैं जिनको वॉर एरिया में डिप्लॉय किया गया है उनको वापस से जो रिटर्न है वो लाया जा सके। अभी ये जो न्यूज़ है वो किसके रिगार्डिंग में है? एक इंडियन ओरिजिन के पर्सन को यूक्रेनियन फोर्सेज के द्वारा आप देखिए अरेस्ट है वो किया गया है, यूक्रेनियन फोर्सेज के द्वारा डिटेन किया गया है। वो वहाँ पे फाइटिंग एरिया के अंदर में उनका प्रेजेंस था, जो कि बेसिकली गुजरात से इनको बताया गया है कि वो गुजरात से ये बिलोंग किया करते हैं। ऑफिशियली यहाँ पे कोई स्टेटमेंट वो नहीं है इस न्यूज़ के रिगार्डिंग में। अभी आप देखिए कि फॉर्मल ऑफिशियली कोई स्टेटमेंट है वो नहीं आया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के बारे में हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के पर्सपेक्टिव से हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो कि मुंबई के विजिट के लिए गए थे। वहाँ पे आप देखिए कि एक नया जो ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट है। ग्रीन फील्ड क्या होता है फर्स्ट तो आपको ये पता होना चाहिए। ग्रीन फील्ड मीन्स कि जो न्यू लैंड है उसको आप देखिए कि नया लैंड एक्वायर करने के बाद में वहाँ पे एयरपोर्ट का कंस्ट्रक्शन किया गया हो किसी प्रोजेक्ट के अंदर में। एयरपोर्ट से रिलेटेड ही नहीं है, वो किसी भी प्रोजेक्ट में हो सकता है। ब्राउन फील्ड प्रोजेक्ट है वो क्या होता है, ऑलरेडी जो डेवलप्ड प्रोजेक्ट है उसी को अपग्रेड करना, उसी को भी रिनोवेट करना, वो ब्राउन फील्ड होता है। तो ये यहाँ पे ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट को कैरी आउट किया गया था। नवी मुंबई का जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट है उसको इनोग्रेट किया गया है। तो मुंबई का जो एयरपोर्ट है उसको आप देखिए कि जो जिस तरीके का जो बर्डन है, बर्डन को ईज करने में हेल्प करेगा। एविएशन सेक्टर का जो हमारा कैपेसिटी है उसको ये बूस्ट करेगा। तो ये बताया गया पीएम सर के द्वारा। जो जो वहाँ पे लोग जो ट्रैवल करते हैं मुंबई के अंदर में उनके पर्सपेक्टिव से एक मुंबई वन ऐप है उसको भी यहाँ पे रिलीज किया गया। तो बेसिकली आप देखिए कि कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के इनोग्रेशन और उन सब प्रोसेस के बारे में यहाँ पे मेंशन है। एक आपको जानकारी होना चाहिए, हमारा जो क्या इंटरनेशनल जो ट्रैवल जो हुआ करता है उसको भी हम उड़ान योजना के अंडर में कवर करते हैं क्या? तो उड़े देश का आम नागरिक नाम का जो स्कीम है, उड़ान नाम का जो आम नागरिक नाम का जो स्कीम है उड़ान, तो क्या इसके अंदर में हम इंटरनेशनल ट्रैवल को भी इंक्लूड करते हैं? इंडिया का जो आप देखिए इनसाइड एरिया के अंदर ही जो ट्रैवल है उसी को इसके अंदर में इंक्लूड किया गया है। ये आपको रीड करना है बोथ एरियाज के। आने वाले समय के अंदर में बिहार के वहाँ पे इलेक्शन होने वाले हैं। तो बिहार के जो इलेक्शन है वो किस तरीके से यहाँ पे इलेक्शन कमीशन के लिए भी इम्पोर्टेंट है। आप देखिए कि इलेक्शन से पहले जो स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वोटर्स वेरिफिकेशन का जो यहाँ पे एक ड्राइव है उसको कैरी आउट किया गया था। उसके बाद में सुप्रीम कोर्ट के अंदर में पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो पहुँचती हैं। पॉलिटिकल पार्टीज के द्वारा आप देखिए कि कहा गया कि यहाँ पे मोर आइडेंटिटी कार्ड जो आईडी कार्ड्स हैं जो आपको जो किसी का भी आइडेंटिटी को जो इस्टेब्लिश करना है उसके पर्सपेक्टिव से इश्यू करना चाहिए। फिर आधार कार्ड को भी इंक्लूड है वो किया गया एसआईआर ड्राइव के अंदर में। अब यहाँ पे जो इलेक्शन का जो शेड्यूल है उसको अनाउंस किया गया है। तो आने वाला जो इलेक्शन प्रोसेस है वो कम्प्लीटली आप देखिए कि एक टेस्ट है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का न्यूट्रलिटी, उसका जो एफिशिएंसी है उसके भी रिगार्डिंग में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन का जो टेस्टिंग प्रोसेस है उसके पर्सपेक्टिव से मेंशन किया गया है। इलेक्शन कमीशन के बारे में क्या, इनिशियली पार्ट से इलेक्शन कमीशन है वो मल्टी मेंबर बॉडी हुआ करता था। बाद में आप इनिशियली पार्ट में आप देखिए कि ओनली चेयरमैन इसके पार्ट होते थे जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते थे। बाद में इसको मल्टी मेंबर बॉडी बनाया बनाया गया, फिर से सिंगल मेंबर बॉडी बना दिया गया और बाद में जब 73rd एंड 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप देखिए कि जो यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया उसके बाद से ये कंटिन्यूस मल्टी मेंबर बॉडी है। एक इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते हैं, दो यहाँ पे इलेक्शन कमिश्नर हुआ करते हैं। काफ़ी बार दोनों जो ऑल थ्री पोस्ट है उसके अंदर में भी सिमिलरिटी का सिचुएशन रहे उसका भी डिमांड हुआ करता है कि जो इलेक्शन कमिश्नर्स का जो रिमूवल प्रोसेस है जो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ऊपर डिपेंड करता है, उस प्रोसेस को यहाँ पे रिमूव है वो किया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जो अपॉइंटमेंट प्रोसेस है अनूप बरनवाल केस है, अनूप बरनवाल केस है। उसके थ्रू आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट वहाँ पे एक जो सिलेक्शन कमेटी है उसको सजेस्ट करता है, बाद में गवर्नमेंट अपना बिल लेके आती है और अब प्रेजेंट समय में जो सिलेक्शन कमेटी है वो डिफरेंट है। आपका जो राइट टू वोट है, आपका जो राइट टू वोट है वो बेसिकली स्टूडेंट्स क्या है, या क्या आपको ये यहाँ पे ये कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो मिला है?
क्या आपको ये जो बेसिकली स्टैट्यूटरी राइट है, तो ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। एक बार यूपीएससी ने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है वो पूछा था, क्योंकि आप देखिए यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा 2017 के समय, और उस समय जो राजबाला केस है वो न्यूज के अंदर में था। कुलदीप नायर केस के अंदर में 2006 का जो कुलदीप नायर केस है, काफ़ी फेमस जर्नलिस्ट हुआ करते थे हमारे जर्नलिज्म सेक्टर के, तो उनका वो जो केस है उसके अंदर में जो कोर्ट के द्वारा ऑब्जर्व किया गया था उसी को सिमिलर रखा गया है अनूप बरनवाल केस के अंदर में राइट टू वोट की रिगार्डिंग में। कमेंट सेक्शन के अंदर आप बताना कि क्या उसका प्रोविजन है, क्या उसके पैरामीटर्स हैं राइट टू वोट की। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारा जो इंडस्ट्रियल एरियाज हैं उसके रिगार्डिंग में है। आप देखिए कि जो आईएलओ है वो अपना रिपोर्ट के अंदर में बताता है कि ग्लोबल लेवल के ऊपर में जितने भी इंडस्ट्रियल एरियाज में जो यहाँ पे ब्लास्ट होते हैं, वर्कर्स का जो अनसेफ्टी का जो सिचुएशन हुआ करता है, तो एवरी 4 इंसिडेंट्स के अंदर में 1 इंसिडेंट है वो इंडिया से बिलोंग करता है, कि इंडिया के अंदर में किसी तरीके से ऐसा इंसिडेंट है वो आपको मिलेगा। ये हमारा जो वर्किंग एरियाज का जो कंडीशन है उसको ये शो करता है कि कैसे हमारे जो वर्किंग एरियाज हैं सेफ एंड सिक्योर नहीं हैं, कैसे उनको जो प्रॉपर सेफ्टी गियर्स हैं वो प्रोवाइड नहीं होते हैं, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हैं वो नहीं दिए जाते हैं। काफ़ी बार जो इक्विपमेंट दिए गए हैं वो सेफ्टी के रिगार्डिंग में इम्पोर्टेंट नहीं है, उनका जो क्वालिटी है वो काफ़ी कम है। तो काफ़ी सारे ऐसे एरियाज हैं जिसके रिगार्डिंग में ये कंसर्न को क्रिएट करता है वर्किंग कंडीशन के रिगार्डिंग। 1881 के समय में, 1881 जब तो कॉलोनियल एरा का ही समय हुआ करता था, कौन उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे, रिपन उस समय वाइसरॉय हुआ करते थे। 1881 के समय में आप देखिए कि फर्स्ट जो फैक्ट्री एक्ट है वो आता है, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट है वो एग्जिस्टेंस में आता है। पर फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट 1881 का है, फिर फर्स्ट इंडिपेंडेंस के बाद में जो आता है वो 1948 के समय में है। 1948 के समय फिर से फैक्ट्री एक्ट आता है, और 1948 के एक्ट को आप देखिए कि 76 के समय में, और जो भोपाल गैस ट्रेजेडी है उसके बाद में उसको अमेंड है वो किया गया। बट क्या प्रेजेंट समय में किसी भी फैक्ट्री के अंदर में जो डिजास्टर होता है, हमारे जो एम्प्लॉयर हैं उनका अकाउंटेबिलिटी को होल्ड किया गया है। एम्प्लॉयर्स का जो अकाउंटेबिलिटी है अभी होल्ड की सिचुएशन में नहीं है। एम्प्लॉयर जो हैं तो उनको किसी तरीके से यहाँ पे जो अरेस्ट किया जाए कि उनके द्वारा। फिर इसके अलावा अगर हम देखें तो स्टूडेंट 2020 के समय जो लेबर कोड्स हैं जिनको कि कोडिफाइड किया गया, तो आप देखिए कि उस समय जो ऑक्यूपेशनल सेफ्टी जो वर्किंग कंडीशंस के अंदर में उसका जो एक्ट आया था, तो उसके अंदर में आप देखिए कि जो सेफ्टी प्रोसेस है उसको प्रोवाइड किया गया है। रिसेंटली वर्किंग कंडीशंस, वर्किंग आवर्स और रिलैक्सेशन समय के रिगार्डिंग में कुछ चेंजेस हुए हैं, कुछ गवर्नमेंट्स ने, स्टेट गवर्नमेंट्स ने जो चेंज को कैरी आउट किया है। सेफ्टी कंडीशन है वो होना चाहिए, वर्किंग सिचुएशन का जो जितना भी स्थिति है वो सेफ है वो होना चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, जो 8 अक्टूबर का जो डे है, कल का जो डे था, तो बेसिकली आप देखिए कि इंडियन एयरफोर्स का जो डे के रूप से हम सेलिब्रेट करते हैं, एयरफोर्स डे के रूप से। हिंडन जो बेस है, हिंडन बेस कहाँ पे है, दिल्ली के पास में ही ये सिचुएटेड है। आप देखिए कि हिंडन रिवर भी वहाँ से पास करती है नियर बाई एरिया से। हिंडन जो बेस है, हिंडन रिवर किसका ट्राइब्यूटरी है, हिंडन रिवर ट्राइब्यूटरी है यमुना का। तो अगर हम बात करें हिंडन बेस के बारे में, ये जब बांग्लादेश का जो पॉलिटिकल लीडर हैं, जो वो वहाँ पे जो सिचुएशन क्रिएट होती है उनको पावर से रिमूव किया जाता है, इसी बेस के लिए वो आते हैं। अब आप देखिए कि वहाँ पे सेलिब्रेट किया गया हमारा जो एयरफोर्स का जो जो प्रेजेंस है, जो उनके पास में वेपन्स हैं, जो मोर यहाँ पे फाइटर जेट्स हैं उनको शो है वो किया। डब्ल्यूएचओ ने क्लेरिफिकेशन है वो मांगा है, ऑलरेडी हम इस टॉपिक को रीड कर चुके हैं। क्लेरिफिकेशन कि कप सिरप के अंदर में क्यों अनएथिकल प्रैक्टिस है वो देखने के लिए मिला, कौन से कंट्रीज को यहाँ पे एक्सपोर्ट है वो किया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, हमारा जो आप देखिए कि सोलार का जो स्कीम है हमारे कंट्री के अंदर में, कौन सा है सोलार का स्कीम, पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना है। पीएम कुसुम योजना का स्कीम का नेम क्या है, किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान। किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान जो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा चलाया गया, पीएम कुसुम का
पीएम आप देखिए कि सोलार सेक्टर के अंदर में कंट्री का जो डेवलपमेंट था या जो ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि 100 गीगावाट का जो हमें सोलार एनर्जी है उसको प्रोड्यूस करना है। सोलार सेक्टर से हमें 100 गीगावाट को प्रोड्यूस करना है। 2022 है उसको टारगेट रखा गया था। कैपेसिटी जो हमने बूस्ट किया 22 के समय में वो हमने बूस्ट किया 308 यहाँ पे गीगावाट का कैपेसिटी हमने डेवलप किया। ये टारगेट हम अचीव कर सके, टारगेट यहाँ पे नहीं अचीव हुआ। अब जो नया टारगेट जो रखा गया है वो है 348 गीगावाट है, वो नया टारगेट है। बेसिकली न्यूज क्या है, न्यूज ये है कि इंडिया का जो सोलार पंप्स हैं उनका जो स्कीम है वो बूस्ट हुआ है अफ्रीका और आइलैंड नेशंस के वहाँ पे। अफ्रीकन कंट्रीज और आइलैंड नेशंस है उसके नियर बाई एरिया में जो इंडियन इंडियन ओशियन में जो आइलैंड्स हैं। अब देखिए उस एरिया में जो इंडियन जो पंप का जो स्कीम था पीएम कुसुम योजना के थ्रू, वो पंप का जो स्कीम है वो यहाँ पे बूस्ट है वो हुआ है, जिससे कि सोलार एनर्जी को यूज करते हुए एग्रीकल्चर प्रैक्टिस के अंदर में जो इरिगेशन प्रोसेस है उसको कैरी आउट है वो किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, अलास्का नाम का जो यहाँ पे एक अभी ही इम्पोर्टेंट एरिया है जो कि जेरूसलेम के अंदर में सिचुएटेड है। इजराइल के जो लीडर हैं वो वहाँ पे गए हैं। हमास ने इसको प्रोकेशन जो एक्शन है उसके रूप से देखा है। रसिया ने विड्रोवल किया है 2011 के समय। एक आप देखिए कि तो कोल्ड वॉर एरा के समय जो प्लूटोनियम जो वॉर हेड्स हैं जो उनके पास में थे तो उसको कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में जो एग्रीमेंट था उससे विड्रोवल है वो किया है 2011 के समय। ये जो वेपन्स को कंट्रोल करने के रिगार्डिंग में एग्रीमेंट था उससे विड्रोवल किया गया। सूडान के अंदर में जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है जो पैरामिलिट्री है उनके द्वारा स्ट्राइक है वो किया गया है, तो ये सूडान के पर्सपेक्टिव से है। और नेक्स्ट न्यूज़ अगर हम देखें तो बांग्लादेश का जो ट्राइब्यूनल है उसके बारे में है कि बांग्लादेश के अंदर में जो ट्राइब्यूनल है उन्होंने आप देखिए कि जो फॉर्मर लीडर हैं उनको यहाँ पे अरेस्ट के जो ऑर्डर्स हैं वो दिए हैं, वारंट है वो इश्यू किया गया है। और हमास के पर्सपेक्टिव से मेंशन है कि हमास ने जो नेम्स हैं वो यहाँ पे हैंड ओवर किए हैं प्रिजनर्स के स्वैप के रिगार्डिंग में। गाजा का जो ट्रूस के जो टॉक्स हैं वो एग्जिस्टेंस में आ सकते हैं आने वाले समय में। जो यहाँ पे 20 पॉइंट का जो पीस प्लान लाया गया है वो एग्जिस्टेंस में आ सकता है। तो प्रिजनर्स के स्वैप के रिगार्डिंग में जो लिस्ट है वो हैंड ओवर किया गया। दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन जो कि गजा स्ट्रिप के पर्सपेक्टिव से था। आज के न्यूज़पेपर का ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था, आप इसको रीड कीजिए, रिवाइज कीजिए, जो भी इंफॉर्मेशन आपको मिला है उसको नोट डाउन कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।